वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक निर्णय के बारे में, और ये निर्णय है ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित। भारत में ईवीएम के द्वारा वोटिंग होती है चुनावों में, लेकिन ईवीएम पर टैंपरिंग के आरोप भी लगते हैं और विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और जो निर्णय शायद आने वाले समय में ईवीएम से संबंधित विवादों का अंत कर दे, और शायद इससे यह सिद्ध हो जाए कि भारत में ईवीएम के संबंध में लगाए गए आरोप सही है या गलत। आइए आज की वीडियो में इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज जिस निर्णय की हम चर्चा करने वाले सुप्रीम कोर्ट का, वह निर्णय क्या है। भारत में ईवीएम के द्वारा चुनाव होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की, और इस जनहित याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई कि ईवीएम में जो वोटों की काउंटिंग होती है, गिनती होती है, वो गिनती तो की ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ 100% वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती की जाए, और फिर जो ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग की गई वोटों की और वीवीपैट पर्चियां उतनी ही संख्या में है या नहीं, दोनों का मिलान किया जाए, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया की और ईवीएम की विश्वसनीयता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर के इस डिमांड को अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम यह है कि 100%, 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा। यदि निर्णय यही है, तो फिर मैं किस आधार पर यह कह रहा हूं कि यह निर्णय ईवीएम से संबंधित विवादों का अंत कर देगा। उसके लिए इस निर्णय के कुछ अन्य पहलू जिम्मेदार हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि वीवीपैट होता क्या है, और अभी ईवीएम और वीवीपैट को मैच करने की क्या भारत में कोई व्यवस्था है या नहीं। को वीवीपैट की यदि हम बात करें तो वीवीपैट, इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और इसी को शॉर्ट में हम वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट को हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वीवीपैट एक पर्ची है। जब आप चुनाव में ईवीएम के द्वारा वोट डालते हैं, तो वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची को वीवीपैट कहते हैं। उस पर्ची में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया, उसका सीरियल नंबर, उस उम्मीदवार का नाम और उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है। जब वोटर ईवीएम का बटन दबाता है, तो एक पर्ची भी गिरती है, और 7 सेकंड तक सामने लाइट जलती है, और उस 7 सेकंड के दौरान वोटर यदि चाहे तो उस वीवीपैट को देख सकता है, छू नहीं सकता है, देख सकता है, जिससे कि पहली बात तो उसको इस बात की गारंटी हो जाए, सुनिश्चितता हो जाए कि उसने जिसके नाम पर बटन दबाया है, वीवीपैट में भी यदि उसी कैंडिडेट
का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह है, तो इसका मतलब उसका वोट सही जगह पर गया। और बाद में वीवीपैट का एक फायदा यह है कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती कर ली जाए तो कितनी वीवीपैट की पर्चियां हैं और ईवीएम कितने वोट शो कर रहा है, यदि दोनों में मैच है तो माना जाएगा कि ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग हुई वो सही हुई। और यदि ईवीएम में काउंटिंग कुछ और शो होता है और वीवीपैट में काउंटिंग कुछ और शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ईवीएम या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ टैंपरिंग की गई है। इसी के संदर्भ में एडीआर जो एक संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि जब भी काउंटिंग हो, और 2024 के चुनाव के संदर्भ में यह मांग की गई थी कि 2024 के चुनाव में जब मतों की गिनती हो तो ईवीएम में वोट तो काउंट हो ही इलेक्ट्रॉनिकली, उसके साथ साथ सारी वीवीपैट पर्चियों की भी, सारी 100% वीवीपैट पर्चियों की भी जांच हो और उन पर्चियों का ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो अब हमने देख लिया कि वीवीपैट एक पर्ची। मौजूदा समय की यदि हम बात करें तो भारत में वीवीपैट 2019 के चुनावों में 100% ईवीएम के साथ लिंक कर दिया गया। तो वीवीपैट की लिंकिंग तो हो चुकी है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के तहत केवल 5 पोलिंग स्टेशंस और वो पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 पोलिंग स्टेशंस के वीवीपैट की गिनती होती है और उसको ईवीएम के साथ मैच किया जाता है। थोड़ा इसको इस रूप में समझें कि मान लो विधानसभा के चुनाव हो रहे, तो मौजूदा व्यवस्था यह है कि विधानसभा के चुनाव में 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस और वहां के ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता है, केवल 5। और मान लो लोकसभा के चुनाव है और मान लीजिए लोकसभा के उस चुनाव में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है, तो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका मतलब हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता है। एडीआर ने डिमांड की थी कि 5% की जगह 100%, 100% ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो यह हमने देखा कि हाल का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। इस निर्णय के निहितार्थों, भारतीय राजनीति पर इसके निर्णायक प्रभाव को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो शायद हम इस पूरे मुद्दे का बेहतर विश्लेषण कर सकते। यदि भारत की बात करें तो भारत में शुरुआती दौर में चुनाव पेपर बैलेट के द्वारा होता था, यह हम सभी जानते हैं। धीरे धीरे पेपर बैलेट पर कई तरह के आरोप लगे। खास करके पेपर बैलेट पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता था वो था बूथ कैप्चरिंग का। क्योंकि पेपर बैलेट में कागज का मतपत्र होता था और उस पर स्टांप लगाना होता था, तो कुछ मिनटों में ही 200, 300, 400, 500 तक वोट फटाफट वो गिराकर और चले जाते थे। बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, उसमें समस्या आती थी। कई बार यह भी आता था कि मतपेटी बदल दी जाती है। जैसे बिहार में एक समय था जब चुनावों के बाद लालू प्रसाद यह दावा करते थे कि मतपेटी से जिन्न निकलेगा। ऑफ कोर्स उसके पीछे कई लोगों की यह सोच थी कि जिन्न का मतलब कि मतपेटी में कुछ हेरफेर करना। तो यह उसकी एक बड़ी समस्या थी। खर्चीली भी थी बहुत व्यवस्था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के लिए पेपर बैलेट की प्रिंटिंग करना, इसके अलावा पेपर यूजेज और वेस्टेज बहुत था। तो अभी के एनवायरनमेंट
के लिहाज से देखें तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो नहीं था, क्योंकि पेपर वेस्टेज उसके बाद बहुत ज्यादा होता था। तो इन सारी समस्याओं के मद्देनजर सबसे पहले भारत में 1982 में ईवीएम के द्वारा वोटिंग करवाने का प्रयास किया गया और सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई पेरावूर, ये केरल में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उसके सारे पोलिंग स्टेशंस पे नहीं, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर सबसे पहले प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। उसका कारण तकनीकी था कि भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में और चुनाव से संबंधित अन्य कानूनों में कहीं भी ईवीएम के द्वारा चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। इसके मद्देनजर 1989 में भारत की संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या आरपीए 1951, हम सभी जानते कि आरपीए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 संसद का चुनाव से संबंधित सबसे प्रमुख कानून है। 1989 में पार्लियामेंट ने आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन किया और संशोधन के द्वारा अब ईवीएम का प्रावधान किया गया, जिससे ईवीएम को कानूनी मान्यता मिल गई और उसके बाद से भारत में ईवीएम के द्वारा चुनाव होने लगे। इस तरह से भारत में ईवीएम इंट्रोड्यूस होता है। अभी तक वीवीपैट की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ईवीएम पर भी आरोप लगने लगे और इसके बारे में भारत में रहने वाला प्रत्येक सजग नागरिक जानता है कि ईवीएम को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों, खास करके विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच बहुत सारी आपत्तियां, ईवीएम को लेकर काफी आपत्तियां थी और यह माना गया, आरोप लगाया गया कि ईवीएम में भी टैंपरिंग संभव है, ईवीएम में भी छेड़छाड़ की जाती है। इसी के संदर्भ में सुब्रमण्यम स्वामी, और हम सभी इनका नाम जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले 2009 में, स्वामी एक वकील भी है, नेता भी है, इन्होंने 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका, एक पिटीशन दिया। किस चीज को लेकर पिटीशन दिया? तो इन्होंने कहा कि ईवीएम के द्वारा जब चुनाव होते हैं तो उसमें हेरफेर की जा सकती है, टैंपरिंग की जा सकती है, धांधली की जा सकती है और इसीलिए ईवीएम के साथ कोई पेपर ट्रेल का मतलब वही पर्ची, वीवीपैट जैसी चीज, ईवीएम के साथ कोई पेपर ट्रेल जैसा सिस्टम हमें लागू करना चाहिए ताकि हम पेपर ट्रेल, वो जो पर्ची है, उसकी भी गिनती कर पाए, ईवीएम में कितने वोट गिरे उसकी भी गिनती कर पाए, दोनों को मैच कर पाए और तब यह पता चले कि एक्चुअली ईवीएम में जितने वोट डाले गए थे उतनी पर्चियां भी हैं या नहीं। यह मांग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई। हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया गया कि वह चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वह पेपर ट्रेल जैसी कोई व्यवस्था चुनाव में लागू करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की मांग को, याचिका को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद बात फिर आगे बढ़ती है और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय गए और वहीं पर एक मुकदमा होता है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत का निर्वाचन आयोग। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट या कोई पेपर ट्रेल जैसी व्यवस्था
लोकतांत्रिक चुनावों का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, एक अनिवार्य हिस्सा है। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप पेपर ट्रेल या वीवीपैट जैसी कोई व्यवस्था लागू कीजिए और वीवीपैट और ईवीएम के मतों का मिलान करिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब 2013 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन नंबर 16.6 जारी किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। गाइडलाइन नंबर 16.6 जारी किया और 16.6 गाइडलाइन के द्वारा चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पोलिंग स्टेशन, केवल एक पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट और ईवीएम दोनों की गणना की जाएगी और दोनों का मैच करवाया जाएगा। जस्ट एक सैंपल के तौर पे लिया गया कि इससे पता चले कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हुई या नहीं। तो शुरुआत कितने से होती है? केवल एक से, एक पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यह सिस्टम चल रहा था, लेकिन विपक्षी दलों में ईवीएम को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। तब 2019 में अनेक राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। 21 राजनीतिक दलों ने, 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसके मुख्य पिटिशनर थे आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। इसलिए यह कहलाया एन चंद्रबाबू नायडू केस। एन चंद्रबाबू नायडू केस में सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की गई याचिकाकर्ताओं के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि कम से कम 50% आधे वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग की जाए और ईवीएम से उसका मिलान किया जाए। पहले कितना होता था? एक पोलिंग स्टेशन पे। अब इन्होंने मांग की कि कम से कम 50%, 50% ईवीएम की और वीवीपैट की गिनती करके पर्चियों का मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एन चंद्रबाबू नायडू केस में यह निर्णय दिया कि 50% वीवीपैट पर्चियों की गणना तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह 5 पोलिंग स्टेशंस, पहले कितना होता था? एक, अब उन्होंने कहा कि 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करे और ईवीएम के साथ उसका मिलान करे। तो मौजूदा व्यवस्था यहीं से निकल कर आई थी, जिसके तहत 5 पोलिंग स्टेशंस में ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता था। अभी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिका दायर की, उस याचिका में मांग यह की गई कि 5 पोलिंग स्टेशन की जगह 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और इसका ईवीएम के साथ मिलान किया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया या अस्वीकार कर दिया। अब हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि एडीआर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 100% वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग और ईवीएम के साथ उसका मिलान करने के लिए जो याचिका थी, उसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के तर्क क्या थे और सुप्रीम कोर्ट ने
उस मांग को अस्वीकार किया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे क्या तर्क थे? सबसे पहले हम यदि याचिकाकर्ताओं के तर्कों की बात करें तो याचिकाकर्ताओं का पहला तर्क यह था कि भारत जैसे लोकतंत्र में चुनावी पद्धति की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कायम रहे, विपक्षी दलों का विश्वास कायम रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस प्रक्रिया पर किसी को संदेह ना हो, और संदेहों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि वीवीपैट और ईवीएम दोनों के माध्यम से काउंटिंग हो और वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान कर दिया जाए ताकि सभी संदेहों का निराकरण हो जाए और लोग विश्वास के साथ मान सकें कि हमारी चुनावी प्रणाली सही है। लेकिन वर्तमान में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में काउंटिंग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे संदेह जनता के मन में और विपक्षी दलों के मन में है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कुछ उदाहरण भी दिए गए। उन्होंने तर्क दिया कि ईवीएम में भी डिस्क्रिपेंसी, उसमें भी कुछ मिसमैच होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, आंध्र प्रदेश में एक विधानसभा या लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है माइडुकुरु। माइडुकुरु के पोलिंग स्टेशन नंबर 63 में जब ईवीएम के द्वारा डाले गए वोटों की काउंटिंग हुई और वीवीपैट का मिलान हुआ तो 14 वोट का अंतर दिखा। हालांकि बाद में जब उसकी जांच की गई तो पाया कि वह एक भूल का नतीजा था। भूल क्या हुई थी? तो मॉक पोल होता है पहले ईवीएम में। मॉक पोल का मतलब कि सबके सामने चुनाव अधिकारी दिखाते हैं कि देखो सारा सिस्टम सही है। मॉक पोल के डाटा को डिलीट कर देना चाहिए पोलिंग होने से पहले, लेकिन मॉक पोल का डाटा डिलीट नहीं हुआ था, जिसके कारण 14 वोट एक्स्ट्रा हुए। इसका मतलब इससे यह संदेह तो बढ़ता है कि इसका मतलब पहले से ही उसमें फीड किया जा सकता है वोट। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह तर्क भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में ईवीएम की असेंबलिंग, उसको बनाने का कार्य 2 सरकारी कंपनियों के द्वारा होता है। दोनों पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो 2 सरकारी कंपनियों के द्वारा होता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों चूंकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और इसीलिए इनके डायरेक्टर्स आदि की बहाली में राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। आंकड़े लाकर दिखाए गए कि इन कंपनियों में डायरेक्टर्स के पद पर कई बार सत्ताधारी दल के नेता होते हैं और यही कंपनियां ईवीएम की असेंबलिंग करती है। तो हो सकता है कि शुरुआत से ही कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जाए जिससे कि ईवीएम एक पर्टिकुलर दल के पक्ष में काम करे। तो याचिकाकर्ताओं ने कई सारे तर्क दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को अस्वीकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी कई कारण थे। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि भारत में ईवीएम के साथ टैंपरिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि केवल अनुमान के आधार पर हम निर्णय नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर, उसकी विश्वसनीयता पर हमें अनावश्यक बार बार संदेह नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया कि ईवीएम की असेंबलिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा होती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। इसके वॉचडॉग के रूप में चुनाव आयोग है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा 100% वीवीपैट और ईवीएम को मैच करने, 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की मांग को अव्यवहारिक माना गया। कैसे?
तो 100% वीवीपैट पर्चियों की यदि गिनती करें तो सबसे पहली बात कि वीवीपैट की पर्चियां बड़ी पतली होती हैं, छोटी होती हैं, और इसकी काउंटिंग मैन्युअली की जाएगी। तो सबसे पहली बात कि देरी बहुत लगेगी, और जब देरी लगेगी चुनाव परिणाम घोषित करने में भी देरी होगी। इसी प्रकार यह आरोप भी लगाया गया कि अगर हम मैन्युअली वीवीपैट की गिनती करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैनुअल एरर भी हो सकता है। स्वाभाविक है, मनुष्य के द्वारा कुछ गलतियां हो जाए, और यह भी कि मिसचीफ भी हो जाए, कुछ शैतानी भी कर दी जाए। तो इन सारे तर्कों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% वीवीपैट की गिनती नहीं की जाएगी और उसका मैच नहीं किया जाएगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को अस्वीकार कर दिया तो फिर वही सवाल रह जाता है कि फिर मैं यह कैसे कह रहा हूं कि यह निर्णय भारत में ईवीएम की विश्वसनीयता को या तो सिद्ध कर देगा या खंडित कर देगा। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक दूसरा हिस्सा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने और उसका ईवीएम काउंटिंग से मिलान करने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 डायरेक्टिव्स दिए। पहला डायरेक्टिव यह कहता है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन 45 डेज तक सारे सिंबल लोडिंग यूनिट SLU, अब देखो ये SLU क्या है कि जहां वोट देते हैं, तो वो जो SLU या सिंबल लोडिंग यूनिट है उसे सील कर दिया जाएगा कंटेनर्स में, जैसे ईवीएम को किया जाता है। और जब सील किया जाएगा तो सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे ताकि निष्पक्षता हो। और ये चुनाव परिणाम घोषित करने के 45 दिन तक उसको स्टोर करके रखा जाएगा, वो सारी चीजों को। तो आज चुनाव परिणाम डिक्लेयर होते हैं, उसके 45 डेज तक अब उसको SLU सिंबल लोडिंग यूनिट को प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। यह पहला डायरेक्टिव है। दूसरा डायरेक्टिव यह है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर, जैसे मान लो 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होते, तो उसके 7 दिनों के भीतर कैंडिडेट नंबर 2 और 3, यहां 2 और 3 का मतलब है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले चुनाव में वो तो विजेता हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, वोटों की संख्या के आधार पर जो नंबर 2 पर, कह सकते जो रनर है, या नंबर 3 पर है, तो सेकंड हाईएस्ट वोट पाने वाले और थर्ड हाईएस्ट वोट पाने वाले कैंडिडेट्स को यह अधिकार होगा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर वे चुनाव आयोग के सामने आवेदन दे सकें। आवेदन क्या देंगे? तो वे मांग कर सकते हैं कि 5%, 5 नहीं 5% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और उसका ईवीएम से मिलान किया जाए। अब ये 5% ईवीएम कौन कौन से होंगे? तो ये रैंडमली सेलेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड और थर्ड नंबर के कैंडिडेट को जिन जिन बूथों पर यह शक है कि वहां पर फॉर्ज वोटिंग हुई है या वहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ऐसे पोलिंग स्टेशंस और ऐसे ईवीएम्स की वो नंबर या लिस्ट देंगे और टोटल 5% पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वीवीपैट की गिनती की जाएगी। जब यह गिनती की जाएगी तो उस समय सभी दलों के उम्मीदवारों को या उनके प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे वहां पर मौजूद रहें। फिर
उनका मिलान किया जाएगा ईवीएम के थ्रू जितने वोट डाले गए, उससे संबंधित खर्च वो उम्मीदवार या कैंडिडेट उठाएगा जिसने काउंटिंग की रिक्वेस्ट दी है, वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग की रिक्वेस्ट दी है। उसकी जांच करेंगे इंजीनियर्स और उपस्थित रहेंगे सारे कैंडिडेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर जांच में यह सिद्ध होता है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग की गई है और वीवीपैट की पर्चियां जितनी हैं और ईवीएम जितना वोट शो कर रहा है दोनों में एक मिसमैच है, तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स चुनाव आयोग मानेगा कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हुई है। और अगर टेम्परिंग प्रूव हो जाती है तो ऑफ कोर्स चुनाव रद्द होंगे, प्लस जिसने उसको चुनौती दी है नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट ने, उसको उसका खर्च वापस मिल जाएगा। और अगर यह सिद्ध होता है कि कोई टैंपरिंग नहीं थी, वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम का मिलान सही तरीके से हो जाता है, तो फिर वह खर्च उस उम्मीदवार को ही देना पड़ेगा। अब ये जो 2 डायरेक्टिव्स हैं, ये एक प्रकार से देखो चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता कायम कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जिन्हें इस बात की समस्या है और जिन्हें यह लगता है कि ईवीएम गलत है, उनके लिए खुला मौका है। नंबर 2 और नंबर 3 में से कोई भी एक कैंडिडेट उसको चुनौती दे। अगर और 5% ईवीएम हमारी चॉइस के होने वाले, कैंडिडेट की चॉइस के होने वाले, तो यदि कोई भी टैंपरिंग हुई है तो यह पता चल जाएगा। तो इसीलिए अब यह बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही उत्सुकता का विषय है और शायद सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय ईवीएम से संबंधित इस विवाद का अंत कर दे और हम निर्णायक तरीके से शायद जान पाए इन 2 डायरेक्टिव्स के कारण कि ईवीएम टैंपरिंग के साथ कुछ खामियां हो रही है, टैंपरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक सुझाव भी दिया, यह आदेश नहीं, यह सुझाव है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि वे वीवीपैट जो पर्ची होती है उस पर कोई बार कोड जैसी व्यवस्था लागू करें, ताकि किसी मशीन के द्वारा उसको रीड किया जाए तो मैनुअल काउंटिंग से बचा जा सके और तब शायद 100% वीवीपैट की भी काउंटिंग हो पाएगी। तो यह भी एक अच्छा सुझाव है कोर्ट का। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो यह वीवीपैट और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसका विश्लेषण था। आज के व्याख्यान को, लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह लेक्चर आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं काफी समय के लिए बाहर भी था और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, बट अब रेगुलर अंतराल पर आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते इस अनुरोध के साथ कि यदि आपने एम कुमार्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको तुरंत सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहा। थैंक यू। जय हिंद।